Assalamualaikum beta. Beta, the second part of periodic table. We already have discussed the first part where we have discussed three groups which we need to be known. The group 1, transition metals, and group 8. Today we are continuing with the group 7. ये last part है इसका जो हमें group पता होना चाहिए. तो group 7 well known as a halogens. पहली बात जो है ग्रुप 7 को हेलोजेंस भी कहते हैं. सेकंड थिंग, दे ऑल एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म. जैसे हमने नोबल गैसेस के बारे में बताया था, तो वो जो है मोनोटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बंच की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दे हैव अ क्लस्टर, क्रिस्टल, लेकिन ये दो एटम्स मिलकर रहते हैं. अच्छा, तीसरी बात ये है कि दे आर कलर्ड इन एलिमेंटल फॉर्म. ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड कलर्ड थे, जबकि इनके एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं और कलर इंटेंसिटी जो है नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही होती है. अब कलर अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें तो पेल ग्रीन कलर है इसका पेल येलो हो गया, यहाँ पर रेडिश ब्राउन हो गया और फिर नीचे इसका कलर ब्लैक हो गया. तो कलर जो है ऊपर लाइटर है और नीचे डार्कर हो रहा है, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर. तो कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये सारे के सारे जो है कलर्ड होते हैं. इनके कलर जो है, पहले दो के कलर जो है, इन दो के, फ्लोरीन के और क्लोरीन का कलर जो है, अगर आप इसको फ्लिप भी कर दें तो इट इज ओके, क्योंकि दे आर वेरी लाइट. तो अगर किसी ग्लास ट्यूब में ये गैसेस होंगी तो आपको जो है कलर उसका एक्चुअली नजर ही नहीं आ रहा. तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो देन दे एक्वायर शेड, एंड ग्रीन येलो शेड इनका कुछ आ रहा होता है. तीसरा कलर जो है दैट इज आइदर ऑरेंज या फिर रेडिश ब्राउन लिखना है आपको. जबकि आयोडीन जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है. तो ऊपर की से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कलर भी है और कलर इंटेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है. एस्टाटीन जो है इट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इसके बारे में पूछा जाता है तो इसका कलर जो है ब्लैक होगा, क्योंकि इंटेंसिटी जो है ब्लैक के बाद कोई नहीं आ सकती. ब्लैक इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ कलर. आयोडीन के 3 कलर है. अगर ये सॉलिड हो तो ब्लैक होता है. आयोडीन सब्लाइम करता है, इसकी लिक्विड फॉर्म नहीं होती. तो गैस की फॉर्म में इसका कलर जो है पर्पल होता है, वायलेट. और अगर इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो आयोडीन का सॉल्यूशन जो होता है उसमें आयोडीन होती है, दैट इज ब्राउन कलर. आपने देखा होगा जो बैंडेज पे आयोडीन जो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है, तो किसी बैंडेज पे लगा तो ब्राउन सा स्पॉट आया होता है उसके ऊपर. तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है. The next property is they have a low melting and boiling point which increases down the group. इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है क्योंकि गैस है, कोवेलेंट है ये, और जो है नीचे लिक्विड हो गया फिर सॉलिड हो गया. इसका मतलब कि नीचे की तरफ इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, ऊपर वालों के मेल्टिंग पॉइंट कम है तभी तो वो गैसेस है, और नीचे वालों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तभी तो वो सॉलिड की फॉर्म में जा रहे हैं. दे आर वेरी रिएक्टिव. They are reactive and their reactivity decreases down the group. देखिए दो प्रॉपर्टीज जो है फ्लिप कर रही है, ये वाली प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ फ्लिप कर रही है. नंबर 1, ग्रुप 1 वालों के मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे. यहाँ पे डिक्रीज कर रहे थे उनके ग्रुप 1 वालों के, जबकि यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं. नंबर 2, उनकी रिएक्टिविटी जो थी, ग्रुप 1 वाले बहुत रिएक्टिव थे, उनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही थी, जबकि यहाँ पर रिएक्टिविटी उनकी नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही है. और उसकी वजह क्या है? ड्यू टू साइज ऑफ एटम increases and they need to gain electron जब गेन करना होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उस पर कम पहुंचेगा. इस बात को हम दोबारा भी एक्सप्लेन करते हैं, फिर जरा और क्लियर हो जाएगा. एंड दे शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब जो मोर रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा उसको, उसकी जगह खुद संभाल लेगा. तो केबीआर का कंपाउंड था, इसमें सीएल जो है इसको हटा देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा और बीआर को डिस्प्लेस कर दिया. तो अगर ये मोर रिएक्टिव हो तो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है. इसको भी हम देखते हैं. इनके नाम के आखिर में अगर गौर से देखें तो ई इनका वर्ड आ रहा है. ठीक है, इन सारी बातों को जो है हम क्या करते हैं कि अलग से एक पेज पे करते हैं ताकि जो है बात जरा क्लियर हो जाए. तो अभी तक जो हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी है उन्हीं को हम एलॉबरेट करते हैं. ग्रुप 7 को हेलोजेंस भी कहते हैं. तो कुछ प्रॉपर्टीज इनकी लिखने की कोशिश करते हैं और एक एक को एक्सप्लेन कर देते हैं दोबारा ताकि क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए पक्के तरीके से. दे आर नॉन मेटल्स.
अगर आप और से देखेंगे स्टेट केस के सारे उस तरफ आते हैं. नंबर 2, they exist in diatomic form. मतलब आपको F नहीं मिलेगा, F2 मिलेगा, Cl नहीं मिलेगा, Cl2 मिलेगा, and Br2 and so on. इस तरीके से. नंबर 3, they have low melting points and boiling points. पहली बात उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ही लो, which increases down the group. That is, if we are talking about fluorine, chlorine, bromine, and iodine, so it's a gas. It is also a gas. It is a liquid, while this is solid. So from this, we can easily understand okay, their melting and boiling point increases down the group. Boiling point or melting point increase कर रहे हैं. Then the fourth property, they are colored. Elements. And their color intensity increases down the group. To explain it again, तो कलर याद करवाने हैं आपको क्योंकि पूछे जाते हैं एटीपी में वैसे इसके अलावा भी. तो हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके जो कलर्स हैं वो हम यहाँ पे ही लिख देते हैं इसके. चलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, सो दिस इज पेल ग्रीन, पेल कलर है इसका बहुत ज्यादा. दिस इज पेल येलो. इसके बाद जो ब्रोमीन आता है इसको बच्चे मिसकॉन्सेप्शन में पता नहीं क्यों ब्राउन लिखते हैं. दिस इज नॉट ब्राउन, दिस इज आइदर ऑरेंज या फिर रेड ब्राउन लिखा जाता है. सिमिलरली आयोडीन जो है, it has three colors. It depends on its physical state. If it is a solid, if it is a gas, or either it is dissolved in water, so we use term aqueous. तो अगर सॉलिड हो तो ब्लैक होता है कलर इनका, अगर गैस हो तो पर्पल, और अगर एक्वस हो तो ब्राउन कलर होता है. नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि ब्राउन कलर इसका होता है, उसका कलर रेड ब्राउन होता है. और एस्टाटीन जो रेडियो एक्टिव है उसका कलर भी नीचे की तरफ जो है वो इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो वो उसको कलर में चला जाएगा. तो अभी जो है एक्चुअल पिक्चर जो है इसकी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करते हैं अगर मिल जाती है हमें तो. तो कलर हैलोजेंस. चलो यहाँ पे कलर नजर आया हमें, और इमेजेस खोलते हैं, देखते हैं कुछ और भी. देखें ये क्लोरीन का कलर आपको नजर आ रहा है इसमें, मैंने वो पेल येलो सा, इसने काफी इंटेंसिटी इसकी ज्यादा शो की है यहाँ पर. इस तरीके से ब्रोमीन का जो है दैट इज रेड ब्राउन, और थोड़ा सा देखेंगे. एंड दैट आयोडीन जो है वो ब्लैक कलर का था, और जब जो है उसके वेपर्स बन रहे हैं, आपको उसको हीट किया जा रहा है तो उसके जो वेपर्स हैं दैट आर पर्पल कलर. तो अब जो है इसमें मैं आपको दोबारा से दिखाते हैं यहाँ पर कलर ऑफ ब्रोमीन.
तो ब्रोमीन का कलर जो है आपके सामने जो है ये डिस्प्ले कर देते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स में नजर आ रही है, तो यू कैन सी इट रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। या इसको लाइट इंटेंसिटी हो तो ऑरेंज कलर भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से कलर ऑफ जो है हम आयोडीन देखते हैं, तो आयोडीन के तीनों कलर आपको नजर आ जाए। आयोडीन, क्योंकि इसके बारे में फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आगे कलर ऑफ आयोडीन यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि आयोडीन का कलर जो है, पहली बात तो ये सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से होता है। जब इसके वेपर्स बनते हैं तो इसका कलर जो है ये पर्पल वेपर्स बनते हैं इसके। जब इसको हीट करते हैं, सब्लाइम करते हैं, इसकी लिक्विड फेज नहीं होती। और जब इसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे एल्कोहल में, तो इसका कलर जो है ब्राउन होता है, ठीक है। ये एक और पिक्चर देखिए इसकी, ये तो इनके कलर्स होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड कलर थे, जबकि इनके जो है एलिमेंट्स जो है वो कलर। तीसरी बात, द नेक्स्ट थिंग, दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स। वैसे हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट बनाने वाले, ठीक है। किसी मेटल्स रिएक्शन करवा दे तो जिनके कंपाउंड बनते हैं वो सॉल्ट होते हैं। तो हैलोजन का मतलब सॉल्ट बनाने वाले। रिएक्टिव है तो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होता है। तो एंड देयर reactivity decreases down the loop. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाले हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ कम होती है। तो पहली बात, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि ऊपर वाले एटम्स जो है उनका साइज होता है छोटा। यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की फ्लोरीन, और यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की क्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है उसमें आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 9, उसमें 2 शेल्स होंगे 2, 7, जबकि इसमें 3 हो जाएंगे 2, 8 एंड 7। तो उसका साइज लाजमी से बड़ा हो जाएगा। इनके इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की जो चीज है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर। सिमिलरली इसका भी न्यूक्लियस होगा। अगर इन दोनों के दरमियान में मैं इलेक्ट्रॉन रख दूं यहाँ पर, एक्चुअली दे नीड टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगी इसके दरमियान, फ्लोरीन के केस में छोटा साइज होने की वजह से यहाँ पर फोर्स जो है जरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जबकि यहाँ पर फोर्स जो है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस से ज्यादा हो रहा है तो फोर्स वीक हो जाएगी। तो अगर हम इसे गेन करने की बात आती है, तो गेन करना जो है इलेक्ट्रॉन को इसके लिए आसान हो जाएगा। तो दिस इज इजियर, जबकि टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय दिस एटम इज डिफिकल्ट, बिकॉज जहां से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल मिलेगा इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव कर जाएगा। तो अगर ऐसा भी होता है कि अगर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन आके उसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको आगे जाके देखें। तो ये रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटे साइज के लिए, स्मॉल साइज के लिए आसान होगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 और 7 जो भी है, फिर 6 हो गई है। दे शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, हम इसको आगे रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मेटल्स में जाके। डिस्प्लेसमेंट reaction, and in chemistry it's a very frequent term. In this case, a more reactive element
displaces less reactive element from its compound. इसमें वैसे तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर कंडीशन ये है, डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है, मैं भी आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि नंबर 1 कंडीशन तो ये है कि मोर रिएक्टिव जो है वो एलिमेंट होना चाहिए। मतलब if you split it you will get only one type of atoms, एलिमेंट होना चाहिए। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट। दूसरी कंडीशन जो है, ये जरूरी नहीं है, आप बस आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, वरना आपको ऊपर डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। जो लेस रिएक्टिव है वो कंपाउंड की फॉर्म में होना चाहिए, कंपाउंड या फिर आयन की फॉर्म में होना चाहिए। तब ये रिएक्शन होगा। मतलब यहां पर भी ये बात लिखी हुई है, लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको एलिमेंट्स को लिखता हूँ, तो मेरे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारे पास एलिमेंट्स है। एसिटीन को इसलिए लिख रहा क्योंकि रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में रिएक्शंस के कम बात की जाती है, उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। तो मैंने लिखा KCl और यहाँ पे लिख दिया ब्रोमीन। तो आगे में लिख दिया KBr एंड लिख दिया Cl2। अब जरूरी नहीं रिएक्शन हो भी जाए। टू चेक इट, now first of all we need to see which one is a more reactive and which one is a less reactive, and both the conditions should be satisfied. So if you see the reactivity, तो क्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव, तो हमने लिख दिया इसके नीचे मोर लिख दिया, इसके नीचे मोर। और मोर रिएक्टिव को क्या होना चाहिए था? मोर रिएक्टिव को होना चाहिए था एलिमेंट की फॉर्म में। तो क्या ये एलिमेंट की फॉर्म में है? नो, इट्स अ कंपाउंड। ये रिएक्शन नहीं होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक और रिएक्शन लिखते हैं हम, KCl प्लस NaBr, और यहां पर मैंने इसको कर दिया KBr and NaCl. इसमें अगेन वी नीड टू चेक which one is the more reactive. Again it's the more reactive, it's the more, while it's the less. लेस के हिसाब से सही है कंपाउंड की फॉर्म में, मोर एक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है, ये रिएक्शन भी नहीं होने वाला। तो कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें ब्रोमीन एंड पोटेशियम आयोडाइड they react and form KBr and I2. तो दिस इज मोर रिएक्टिव, एलिमेंट की फॉर्म में है, ट्रू, इसको भी चेक करना है। दिस लेस रिएक्टिव, कंपाउंड की फॉर्म में है, ट्रू, ये रिएक्शन हो जाएगा। जबकि ऊपर वाले दोनों रिएक्शन नहीं होंगे। Similarly, in this reaction, the reaction which has occurred, which has took place, इसमें हमसे कहता है कि आपको कलर चेंज क्या नजर आएगा। देखिए हेलोजन जो है एलिमेंट की फॉर्म में कलर होते हैं, इसका कलर क्या था? रेड ब्राउन था। इसका कलर क्या था? इसका कोई कलर नहीं होगा। एक्वस फॉर्म में अगर होगा तो जैसे KCl, जैसे हमारे पास NaCl वगैरह होता है, हेलोजन के कंपाउंड कलर नहीं होते, एलिमेंट्स कलर होते हैं, तो कलरलेस। सिमिलरली ये भी कंपाउंड है तो कलरलेस, और इस तरीके से इसका कलर अपना आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन इट्स फिजिकल स्टेट। नाउ इफ वी प्लेस फिजिकल स्टेट, इसको मैंने लिख दिया एक्वस, इसको भी लिख दिया एक्वस, इसको भी लिख दिया एक्वस, और इसको भी लिख दिया एक्वस। तो आपके पास जो कलर आ जाएगा उसका, दैट विल बी ब्राउन। तो थ्रू आउट जो कलर चेंज आएगा आपके पास, दैट विल बी रेड ब्राउन टू
ब्राउन, क्योंकि कलरलेस का कोई शेड नहीं आएगा, तो इसका मतलब हुआ इस केस में द कलर चेंजेस फ्रॉम रेड ब्राउन टू ब्राउन। तो ये कलर चेंज जो है, हमें इनके कलर याद होंगे तो ये भी लिखना आसान है, कोई मसला नहीं इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये तो होगी हमारे पास ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रुप्स हैं सारे के सारे, वो कंप्लीट हो गए। अब इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं ताकि जो है ये सारी की सारी इसकी कुछ और इसमें हाईलाइट कर दें, आपको चीजें बता दें। देखिए, एक टर्म आता है इन और एक टर्म आता है आइड। उसके लिए हम ये काम करके दिखा रहे हैं आपको ताकि बात क्लियर रहे। हेलो जेम्स, आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं इस टेबल को, मैं अगर हल्का सा बनाऊंगा आपके सामने। देखिए यहाँ मैंने लिखा फ्लोर, फिर लिखा क्लोर, फिर लिखा ब्रोम, फिर लिखा आयोड। इस तरीके से आखिरी वाला भी दे देते हैं एस्टेट। इसको हमने कर लिया कॉपी। देखिए अगर इनके नाम के आखिर में इन आता है तो फिर ये एलिमेंट्स हैं, और फिर इनके कलर वलर भी होंगे। मतलब इस वक्त इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट F2, Cl2, Br2, I2 and At2। तो their physical properties will appear। लेकिन अगर ये टर्म हमारे पास होता, यहां पर इनके साथ में एक वर्ड लगा देता IDE, IDE। अब जो है ये आयंस बन जाते हैं। फिर ये होता F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, क्योंकि ग्रुप 7 के दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर शेल। इनके ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव बना रहा होता है नॉर्मली। Br, I and similarly At नेगेटिव। ये सारे के सारे कलर्ड होंगे। ये वाले जो है कलर्ड है एंड ये कलरलेस है। Colored and non-colored because they are compounds। ओके बेटा, तो ये हमारे पास 4 ग्रुप्स थे जिनको हमने डिस्क्राइब किया, और हम जो है थोड़ा सा अब इनको एलोबरेट कर रहे हैं। मैं कोशिश ये कर रहा था हर लेक्चर में आपको ड्यूरिंग लेक्चर ही बहुत सारी चीजें याद हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक चीज को रिपीट कर रहा था बार बार। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग लिख लिया करें, इसको लिखने से आपका जो है वो आपके जहन में रह जाएगा। और कुछ टाइम के बाद जो है सब कुछ वोलेटाइल होता है, आपको पता हो जाता है, हमारा दिमाग जो है एक जगह पे टिक नहीं रहा होता। तो यहाँ पर इसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन आया था दो जगहों पे, ग्रुप 1 के साथ और ग्रुप 7 का। वो ये था कि रिएक्टिविटी का मामला था, उनकी रिएक्टिविटी नीचे इंक्रीज करती है, इनकी डिक्रीज करती है। नंबर 2 था हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो आ रहा था हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो उसको भी याद करवाने के लिए, समझाने के लिए हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। वो ये है कि आप एक काम करें, यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा जो पीरियड टेबल आपको जो है एक पार्ट बना लें हल्का सा। तो पीरियड टेबल कुछ ऐसा होता है, तो हमने इसको बना दिया। ये हमारा पीरियड टेबल। इस पीरियड टेबल में दो चीजें होती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके लिए स्टेयरकेस आती है, वो आपको बताता हूँ कि कहाँ पे स्टेयरकेस आती है, कैसे आती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेयरकेस होती है, ये भी हमने रफ सी बना दी। इस तरफ हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स, जबकि यहाँ पर हमारे पास होते हैं सारे मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती कौन कौन सी, खास तौर पे मेल्टिंग पॉइंट एंड रिएक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे ये किया कि हमने यहाँ से एक लाइन खींची क्लॉकवाइज और एक खींच देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कलर ब्लैक उठा रहे हैं, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची ऐसे,
और एक लाइन बिल्कुल इसके साथ ही हमने एंटी क्लॉकवाइज भी खींची थी, ऐसे ये सिर्फ मूव कर रही है, जबकि पहली वाली जो लाइन थी वो इसकी एंटी डायरेक्शन में। अब इसमें मसला ये है कि इनमें से एक जो लाइन है हमारी वो है रिएक्टिविटी के लिए, एक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब ये लाइनें खींच के भी भूल सकते हैं, तो फिर मैं आपको एक याद करवाता हूँ फ्रेज कि चीजें टाइम के साथ मेल्ट होती है, ठीक है। तो टाइम के साथ मतलब क्लॉकवाइज कौन सी लाइन हुई, तो टाइम के साथ जो लाइन होगी दैट इज दिस वन, ये होगी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट की लाइन। क्लॉकवाइज टाइम के साथ चीजें मेल्ट होती है। इस बेस पे अगर आप चेक करेंगे यू विल गेट ये जो सोडियम है एंड यहाँ पर फ्रेंसियम है, इसका मैंने बताया था आपको कि तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका 98 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी कि फ्लोरीन जो है आपके पास वो गैस होती है और आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है। तो नाउ यू लुक कि इनके मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी फिट हो रही है और यहाँ पर भी फिट हो रही है। इस तरीके से सेकंड जो लाइन है हमारे पास वो है रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी जो है वो उसकी लाइन हमें खींची यहाँ पर। तो आपको पता है कि इन दोनों में से नीचे वाले ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे कैन लूज इजीली इलेक्ट्रॉन, इनकी रिएक्टिविटी नीचे पड़ती है तो यहाँ पर फिट हो रही है हमारी बात। सिमिलरली इनकी रिएक्टिविटी, ये वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये वाले कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए अगर आप और से देखें तो ये एरो भी इस तरफ जा रहा है रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो आपको ये बात, ये सिर्फ ग्रुप 1-2 के लिए नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स के लिए फॉलो कर सकते हैं इसको और चला सकते हैं, तो दिस विल हेल्प यू। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पीरियोडिक टेबल को कुछ देखेंगे, उसके पीरियोडिक टेबल कुछ वर्किंग करेंगे हम लोग, और फिर जो है हम फार्मूला राइटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।